एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर इस देश में सिर्फ 48 घंटे, सिर्फ 2 दिनों तक देश की मुख्य धारा जो टीवी न्यूज़ है, टीवी न्यूज़ के एंकर्स अगर सच बोलने लगें तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा सत्ता में नहीं रह सकती। पिछले लगातार 12 सालों से आपके सामने मैं ये कहानी सुनाती रही हूँ कि किस तरह से जनता को एक नई जनता बनाने की कोशिश हो रही है। एक नया देश नहीं, एक नया नेता नहीं, बल्कि टीवी चैनलों के जरिए नई जनता बनाई जा रही है। आप सोचिए कि इतना नाजुक मुद्दा जहां राम के भक्तों के विश्वास और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, जहां उनके जरिए जो चंदा दिया जा रहा है, उस चंदे को भी चपत लगा दी गई आम आदमी को। वो भी चंपत हो गए लेकर लोग। अब इस्तीफे की खबर आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। लेकिन किस तरह से टीवी के स्टूडियो में ये पूरा डिस्कोर्स, इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसको बाकायदा फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, इसका पर्दाफाश हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि अगर इस देश में सिर्फ 48 घंटे, सिर्फ 2 दिनों तक देश की मुख्य धारा जो टीवी न्यूज़ है, टीवी न्यूज़ के एंकर्स अगर सच बोलने लगें तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा सत्ता में नहीं रह सकती। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि हर तरह से आंखों पर पट्टी बांधने के बावजूद एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये मामला सामने आया, उसके बाद एक और मंत्री का। यानी दिन रात जब आँख खुल रही है सुबह को तो देख रहे हैं कि नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये पूरी पार्टी मंदिर आंदोलन को लेकर खड़ी हुई और उसके बाद ये मंदिर बनाया गया, आरएसएस का 100 साल की जो उसकी साजिश थी वो कामयाब हुई। उसके बाद उसी मंदिर में घोटाला किया जा रहा है और घोटाले के बाद उसको हर तरह से ढांप के, छिपा के जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है, गुमराह करने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ा जो उसमें रोल अदा कर रहा है वो है टीवी मीडिया। पिछले लगातार 12 सालों से आपके सामने मैं ये कहानी सुनाती रही हूँ कि किस तरह से जनता को एक नई जनता बनाने की कोशिश हो रही है। एक नया देश नहीं, एक नया नेता नहीं, बल्कि टीवी चैनलों के जरिए नई जनता बनाई जा रही है। आप सोचिए कि इतना नाजुक मुद्दा जहां राम के भक्तों के विश्वास और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, जहां उनके जरिए जो चंदा दिया जा रहा है, उस चंदे को भी चपत लगा दी गई आम आदमी को। वो भी चंपत हो गए लेकर लोग। अब इस्तीफे की खबर आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। लेकिन किस तरह से टीवी के स्टूडियो में ये पूरा डिस्कोर्स, इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसको बाकायदा फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, इसका पर्दाफाश हो गया है। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने बाकायदा उन लोगों को चिन्हित किया है और उसमें 2 लोगों को सामने लेकर आए हैं जो हर चैनल पर नज़र आ रहे हैं। इन दोनों के आप नाम देख लीजिए कि जेनजी के नाम पर ये राम मंदिर को लेकर जो पूरी डोनेशन की कंट्रोवर्सी या एक तरह से मैं कहूँ विवाद चल रहा है, जिस पर पूरे तरीके से फूंक फूंक कर कदम उठा रही है बीजेपी, लेकिन साथ में आ रहे हैं उन्हीं के वही स्टार प्रचारक जो हैं एंकर्स। तो मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि जेनजी के नाम पर जो विपक्ष के लोग हैं उनसे सवाल करने के लिए किस तरह के लोग बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए तस्वीर, ये ऑडियंस में जो लोग बिठाए गए हैं, डिबेट के नाम पे क्या हो रहा है। देखिए आप 2 लोगों के नाम खासकर सामने आ रहे हैं। एक तो दीपक कश्यप मिश्रा नाम का व्यक्ति, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। दूसरा व्यक्ति है श्रेयांश नाम का। दोनों एबीवीपी के हैं। तो दिखाया क्या जाता है, नौटंकी क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझिए कि नाटक क्या हो रहा है। नाटक ये हो रहा है कि देखिए जेनजी हैं, ये युवा है हमारे देश के, और ये युवा पीढ़ी सत्ता पक्ष से नहीं, 12 साल सत्ता के हो जाने के बावजूद तीसरे टर्म में चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष से कि आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी जब आपकी सरकार थी। यानी समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है कि भाई आप तो कभी मंदिर बनाना नहीं चाहते थे, अब मंदिर बन गया है तो आपको डोनेशन से क्या लेना देना, आपको इससे क्या लेना देना कि अगर जो चंदा दिया जा रहा है उसमें कोई घोटाला हो रहा है। आप इस बात का जवाब कैसे दे सकते हैं। और पूरे तरीके से लगता ये है कि ऑडियंस में देखिए ये युवा लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश की ये युवा पीढ़ी है। हमारे देश की युवा पीढ़ी सत्ता पक्ष से नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं, बाकी मंत्रियों से नहीं, मुख्यमंत्रियों से नहीं, विपक्ष से सवाल पूछ रही है, तब के लिए जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 90 के दशक की राजनीति की बातें अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और हैं कौन ये लोग? ये लोग हैं, पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है कि न सिर्फ कि आज तक की इन खास एंकर के
टीवी शोज़ में ये व्यक्ति देखा जाता है, बल्कि तमाम न्यूज़ 18 पे भी ये देखा जाता है, इसके अलावा और न्यूज़ 9 में भी ये व्यक्ति देखा जाता है। तमाम पर्दाफाश हो रहा है कि ये कैसे 2 लोग खासकर, और इनके प्रोफाइल्स भी मोहम्मद ज़ुबैर ने निकाल लिए हैं। एक व्यक्ति का नाम है दीपक कश्यप मिश्रा और दूसरा व्यक्ति आप देखिए, इसका नाम है श्रेयांश। ये दोनों एबीवीपी के मेंबर्स हैं और दिखाया ये जाता है कि ये निष्पक्ष लोग हैं। देख लेते हैं एक झलक। बदलना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। पिछले उन्होंने 2 बड़े बयान दिए, पहले तो पाकिस्तान की दलाली पे, दूसरा सिलेंडर के वजन पे, दोनों ही झूठ। और 55 सिलेंडर तो आप ही के नेता के यहाँ से मिले। मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से, आपने कहा कि भारत कंबल ओढ़ के कोने में, हम जो पाकिस्तान का रेमीडिएशन वो करनी चाहिए। आप क्यों बार बार मतलब एंटी नेशनल अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल देते हैं? दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हैं पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान भिखमंगा, हम राजा भोज और वो गंगू तेली वाला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? अगर वो करने लग गए हम तो हमें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सीधे तौर पर स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि विपक्ष के एक नुमाइंदे को बुलाया, इसके अलावा एंकर सत्ता पक्ष का नुमाइंदा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाया, वो भी इसी राजनीति और इसी विचारधारा से उसका संबंध है, फिर एक बीजेपी के व्यक्ति को बुला लिया, एक आरएसएस के व्यक्ति को बुला लिया। तो कितने हो गए? 4 बनाम 1। अगर इतने लोग हैं, और ये भी हो सकता है कि और 1-2 पैनलिस्ट हों, वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि भाई देखिए, ऑडियंस में तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनमें क्या हर्ज है, इनको कहाँ से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, इनको कहाँ से सिखाया जा सकता है? यही बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से ऑडियंस भी न्यूट्रल नहीं है। चलिए, जो स्पीकर्स हैं उनको मान लेते हैं कि पूरा एक तरफा ये पूरा गेम, ये पूरा मैच फिक्स्ड है कि इसमें एंकर क्या बोलेगा, तथाकथित न्यूट्रल ऑब्जर्वर क्या बोलेंगे, एनालिस्ट क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट क्या बोलेंगे, एंकर क्या बोलेगा, और उसके बाद अब सीधे तौर पर बात आ गई है कि ऑडियंस भी निष्पक्ष नहीं है। तो ये पूरा जो हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है, आप सोचिए ये कैसे झूठ पे पनप रही है। पूरे इस देश को एक तरह के अंधे कुएं में तब्दील किया जा रहा है। भक्तों की जमात एक तैयार की जा रही है, जो लोग अपनी बुनियाद पे सोच नहीं सकते, जिनमें सवाल करने की सलाहियत पैदा नहीं होती, जिनको कभी सच देखने की इजाज़त नहीं होती। पूरा ये झूठ का एक साम्राज्य और झूठ का पूरा ये एक ब्रह्मांड तैयार किया जा रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो युवा आबादी है, उसके भविष्य को तबाह बर्बाद कर देने के लिए कि उसको ये कभी पता ही ना चले कि आखिर देश में हो क्या रहा है। अगर उसको पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है तो वो सत्ता से सवाल पूछेगा, वो सरकार से सवाल पूछेगा। यहाँ कहा ही जा रहा है कि आपकी सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह ना बनाकर जनता को सरकार के प्रति वफादार बनाने की कोशिश हो रही है। ये बात मैं लगातार कहती रही हूँ, इस बात को एक बार फिर सुन लीजिए अगर आपको लगे कि ये कोई बहुत जटिल बात मैं कह रही हूँ। एक लोकतंत्र में सरकार को, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, उसको आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाना ये प्रेस का काम होता है, ये आज़ाद सहाफ़त का, आज़ाद पत्रकारिता का काम होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि आम जनता को सरकार के प्रति वफादार बनाया जा रहा है। इसमें भी ये दोनों लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा आपस का मामला है, हमने राम मंदिर बनाने के लिए भाजपा को वोट दिया था, अब उसने मंदिर बना लिया, आपको क्या लेना देना? आप तो प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में आपने भाग भी नहीं लिया था, आपने ये कहा था कि ये जो है राजनीतिक मंदिर है इसलिए हम इसमें हिस्सा भी नहीं लेंगे। जब आपने मंदिर के इनॉग्रेशन में हिस्सा नहीं लिया तो आप जो चंदे में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये एक युवा व्यक्ति कह रहा है क्योंकि वो एबीवीपी का ट्रेंड सिपाही है, इसलिए वो ये बात कह रहा है, इसलिए नहीं कि वो कोई आम व्यक्ति है या वो कोई आम वोटर है। मैं राजकुमार भाटी जी की इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ और एक इंटरव्यू का ये हिस्सा आपके सामने प्ले करना चाहती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और लंबे इंटरव्यू में कहीं ये बात खो ना गई हो जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर क्या बात कही। और इसी के साथ मैं आपको छोड़ जाना चाहती हूँ। उसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ये कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई लोग तो आपके पास आके आपसे सवाल पूछते हैं और आपके पास तो कभी कभी जवाब नहीं होता इस बात का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के पदाधिकारियों के पास ये गाड़ियां भेजी जाती हैं जिन गाड़ियों में भरकर इन युवाओं को लाया जाता है और जब इनको स्टूडियो में पहुंचाया जाता है उसके बाद क्या होता है?
इसके बाद सवाल भी लिखकर इन लोगों को दिए जाते हैं, उनको सवाल पूछना कैसे है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद जब बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोलता है तो ताली कब बजानी है इसके लिए भी क्यू दिया जाता है, एक उसके लिए इशारा दिया जाता है। इशारा कैसे होता है? वो इशारा इस तरह होता है कि कोई कैमरामैन सबसे पहले ताली बजा देता है, कैमरामैन जब ताली बजा देता है तो उसके बाद ऑडियंस के लिए ये इशारा होता है कि आप भी ताली बजाइए। ये कुछ मिनटों की बातचीत मेरी और राजकुमार भाटी जी की सुन लेते हैं अभी। लेकिन ऑडियंस में जो लोग आपके सामने नजर आते हैं, कई आपके इस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहां ऑडियंस इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि लगता है कि, हालांकि ये बात भी देखिए ईमानदारी से कबूल करना पड़ेगा कि 78% भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इस वक्त भगवा ताकतों के कब्जे में है। तो ऐसे में अगर हम ये मान भी लें कि 78% जनता में से ही वो लोग निकल रहे हैं जो ऑडियंस में है, तो ये कोई एग्जैजरेशन तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, जो ऑडियंस जो आती है वो खुद तो चल के आती नहीं है। टीवी चैनल के ऑफिस में आम आदमी तो घुस नहीं सकता, बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है गेट पे, जिसके लिए अनुमति होगी केवल वही अंदर जा सकता है। वो गाड़ियों से आते हैं सब, तो उन्हें गाड़ी चैनल भेजता है, तो चैनल ऐसे ही तो कई मोहल्ले में चौराहे पे खड़ी गाड़ी कर नहीं देता है और वो घोषणा करता हो कि जिसे डिबेट में जाना हो वो बैठ जाए। वो किसी न किसी से संपर्क करते हैं। और ये मेरी निजी जानकारी में है, जो कॉलेजों के स्टूडेंट भी बुलाए जाते हैं, उन कॉलेजों के मालिक भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनसे कहा जाता है कि हम स्टूडेंट भेजो। उनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आ जाते हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी होते हैं या उनके खिलाफ सवाल पूछ लेते हैं, एक दो, और इजाजत दी जाती है उनको? ज्यादातर वो नहीं, वो तो पूछ लेते हैं क्योंकि ऑन कैमरा, तो उनकी मजबूरी होती है। दूसरे गाड़ी भेजी जाती हैं किसी आरएसएस के पदाधिकारी के पास, किसी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के पास, किसी बीजेपी के पदाधिकारी के पास, और वो लोगों को लेकर आते हैं। फिर उन्हें इतने से भी काम नहीं चलता, फिर उन्हें सवाल लिख के दिए जाते हैं कागज पे कि ये याद कर लो, तुम्हें ये सवाल पूछना, याद करके कागज जेब में रख लो, कागज नहीं निकालना है, ये सवाल तुम्हें पूछना। तो इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से तय होती और है। तीसरा ये कि कहाँ ताली बजानी है, ये कैमरामैन पीछे, एक कैमरामैन को संकेत होता है, वो बाकायदा हर बार ताली की शुरुआत वो करता है। ऑडियंस को नहीं ध्यान होता कि यहाँ ताली बजानी है। तो बीजेपी के प्रवक्ता के बोलने पे 2-3 बार ताली बजवा देंगे, वो विपक्ष पे नहीं बजवाएंगे। विपक्ष का प्रवक्ता बहुत अच्छी भी बात कहेगा, तो उससे माहौल ये बनता है कि जो टीवी देख रहे हैं लोग, उन्हें लगता है कि यार बीजेपी पक्ष में लोग ताली बजा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। वो सब स्क्रिप्टेड होता है, सुनियोजित होता है, बाकायदा तय होता है पहले से ही। और कई बार तो ऐसा होता है क्योंकि सवाल तो लिख के दे दिए पहले ही, वो प्रसंग भी नहीं है, फिर भी सवाल पूछ लेता है उस, क्योंकि रट के आया हो तो वही सवाल पूछ लेता है।